हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन बाय रॉक। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा वो फिल्म एक सिनेमैटिक मास्टरपीस है। मैं बात कर रहा हूँ 2011 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर द कॉलर के बारे पे। बात की जाए फिल्म की रेटिंग्स की तो IMDb पर इसकी रेटिंग है 6 आउट ऑफ 10। 75% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है और रोटन टमेटोज पे ये स्टिल 38% फ्रेश है। फिल्म की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म 2 डिफरेंट टाइम जोन्स की कनेक्शन पर बेस्ड है, जिसमें पास्ट और प्रेजेंट किसी मीडियम के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे अब जो भी चेंजेस पास्ट में होंगे उसका सीधा असर प्रेजेंट पर भी पड़ेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है एक मैरी नाम की लड़की को दिखाते हुए जो बहुत सारा सामान लेकर एक घर के अंदर जा रही थी। मैरी का नेबर जॉर्ज उसे हेल्प ऑफर करता है और उसका सामान घर के अंदर रखने में उसकी हेल्प करता है। दोनों की इन बातों से हमें पता चलता है कि मैरी ने अभी अभी इस जगह पर शिफ्ट किया है। उसके बाद मैरी को घर की लैंडलाइन पर एक फोन कॉल भी आता है जिस पर एक लेडी किसी बॉबी के बारे में पूछ रही थी। मैरी उस लेडी को बताती है कि उसने अभी अभी इस घर में शिफ्ट किया है और यहाँ कोई भी बॉबी नहीं रहता। अब ये सुनते ही वो लेडी तुरंत फोन काट देती है। अगले सीन की शुरुआत होती है कोर्ट रूम से और हमें पता लगता है कि मैरी का उसके हस्बैंड से डाइवोर्स हो रहा है, इसीलिए उसने घर भी चेंज किया है। हमें मैरी के हस्बैंड के बारे में भी पता लगता है कि वो एक बहुत ही अब्यूसिव और शॉर्ट टेम्पर्ड हस्बैंड है। वो मैरी को इनडायरेक्ट वे में डराकर केस बंद करके उसके पास वापस लौट आने के लिए कह रहा था, जिसकी वजह से मैरी काफी डिप्रेस्ड थी और थेरेपीज की हेल्प से सरवाइव करने की कोशिश कर रही थी। उस दिन मैरी को फिर से उसी लेडी का फोन आता है जो उसे कहती है कि उसने कल ही बिग उसके घर के अंदर देखा है। मैरी को लगने लगता है कि ये कोई बैड प्रैंक कॉल है जो उसका हस्बैंड स्टीवन उसे परेशान करने के लिए कर रहा है। तो मैरी भी ये कहकर फोन काट देती है कि अगर उसे बॉबी मिलेगा तो वो उसे वापस फोन करने के लिए कह देगी। हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि मैरी अपनी लाइफ से कोप अप करने की बहुत कोशिश कर रही है, जिसके लिए वो डेली फ्रेंच क्लास भी जाते हैं। अपनी पहली क्लास के जाते वक्त वो फ्रेंच क्लास में ना जाकर गलती से मैथ्स क्लास में चली जाती है, जिससे वहाँ के मैथ्स टीचर उसको सही क्लास में जाने के लिए कहते हैं। क्लास के बाद लौटते वक्त मैरी को कई डरावने विजन्स आने लगते हैं, जिससे मैरी काफी डर जाती है। जब मैरी घर आती है तो फिर से उसी लेडी का फोन आता है। उस लेडी को लग रहा था कि मैरी और बॉबी का साथ में अफेयर चल रहा है। अब ये सुनकर तो मैरी काफी गुस्सा हो जाती है और फोन रखने ही वाली थी तभी वो लेडी रोना शुरू कर देती है। वो मैरी को अपना नाम रोज बताती है और उसे बताती है कि बॉबी वियतनाम वॉर पे जाने से पहले उससे बहुत प्यार करता था। तभी मैरी रोज से उसकी एज पूछती है तो वो उसे बताती है कि वो 21 साल की है। अब ये सुनकर तो मैरी शॉक हो जाती है, क्योंकि वियतनाम वॉर से तो 30 से 40 साल पहले हुआ था। तो ये लड़की रोज 21 साल की कैसे हो सकती है। रोज को भी लगता है कि मैरी उससे मजाक कर रही है और वो इससे पहले कुछ कह पाती, तभी फोन कट जाता है। अगले सीन में हम मैरी को ग्रोसरी स्टोर से कुछ सामान खरीदते हुए देखते हैं। तभी मैरी को ऐसा लगने लगता है कि उस पर कोई नजर रख रहा है। इतने में वही वो मैथ्स टीचर आ जाता है और मैरी डर के मारे बैनिंग करने लगती है।
वो वहाँ से कोई सामान लिए बिना ही तुरंत घर वापस आ जाती है। हम मैरी की कंडीशन को समझ पाते हैं। आखिर इतनी सालों तक एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहने के बाद बड़ी मुश्किल से वो वहाँ से निकल पाए। ऐसे में हर समय उसे ये डर सताता रहता है कि कहीं वो आदमी उसे दोबारा नुकसान न पहुंचाए। अगले सीन में हम मैरी को उसके नेबर जॉर्ज से बात करते देखते हैं। हम समझ पाते हैं कि मैरी की जॉर्ज से अच्छी दोस्ती हो गई है। उनकी बातचीत चली रही थी कि तभी मैरी को फिर से फोन की घंटी सुनाई देती है और फोन उठाने पर उसे पता चलता है कि ये तो रोज है। रोज मैरी को आज की डेट 4 सितंबर 1979 बताती है और कहती है कि वो वियतनाम वॉर के बारे में सच कह रही थी और वो इसे प्रूफ भी कर सकती है। रोज मैरी को बताती है कि वो किचन के पेंट्री रूम में एक रोज फ्लावर को ड्रॉ करेगी और अगर सच में मैरी फ्यूचर से है तो उसे वो रोज फ्लावर वही मिलेगा, और ये कहकर फोन काट देती है। पहले तो मैरी को कुछ समझ नहीं आता और वो कुछ नहीं करती, लेकिन कुछ देर बाद वो चेक करती है, लेकिन वहां उसे कोई रोज फ्लावर नहीं मिलता। फिर मैरी अचानक से वहां का पेंट हटाना शुरू कर देती है और वही रोज फ्लावर उसे मिलता है। इसका मतलब वो लेडी रोज सच में ही 1979 में रह रही है। अगली सुबह फिर से रोज का फोन आता है और मैरी को अब भी रोज पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब रोज समझाती है कि जरूर किसी रीजन से उनके टाइम जोन कनेक्ट हो चुके हैं। मैरी फोन रख देती है और इस बारे में श्योर होने के लिए वो अपने नेबर जॉर्ज के इस घर के पिछले ओनर के बारे में पूछती है। तो जॉर्ज उसे बताता है कि एक स्पेनिश खबर मैरी से पहले यहाँ रहता था। मैरी और पूछना चाहती थी, लेकिन जॉर्ज उसे बिना ज्यादा कुछ बताए वहां से चला जाता है। अगले सीन में मैरी फिर से फोन बजते है और मैरी फोन उठाती है। एक बार फिर ये रोज ही थी, लेकिन इस बार दोनों कुछ देर तक बातचीत करते हैं। रोज बताती है कि बॉबी उस पर चीट कर रहा है। तभी मैरी रोज को ये सलाह देती है कि वो बॉबी को छोड़ दे। वो स्टीवन का भी एग्जाम्पल लेती है और कहती है कि कभी कभी तो उसे लगता है कि उसे स्टीवन को मार ही डालना चाहिए। मैरी कुछ और बोल पाती इससे पहले फोन कट जाता है। अगले सीन में हम मैरी को पेंट्री रूम जाते देखते हैं और मैरी जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वो शॉक हो जाती है। पूरी पेंट्री का नजारा ही बदल चुका था। वहां एक बड़ी सी दीवार बन चुकी थी, लेकिन कल तक तो यहाँ सब कुछ ठीक था। एक ही रात में इतनी बड़ी दीवार वहां कैसे आ गई? मैरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो ये सोच ही रही थी, तभी दोबारा से फोन बजना शुरू हो जाता है और रोज फोन पर मैरी को बताती है कि मैरी ने जैसा बोला था रोज ने भी वैसा ही किया। उसने बॉबी को जान से मार दिया। उसकी लाश को उसने पेंट्री रूम की दीवार के पीछे छुपा दिया है। ये सुनकर तो मैरी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। मतलब मैरी ने अभी जो दीवार देखी उसके पीछे एक लाश है, और फिर उसने कल रोज को ये एडवाइस दी कि वो बॉबी को मार डाले। वो तो बस अपने दिल का हाल बता रही थी। मैरी रोज को वापस कभी फोन ना करने के लिए कहकर फोन को रख देती है और फोन का स्विच ही निकाल देती है ताकि रोज फिर कभी फोन ना कर सके। रोज पेंट्री रूम का दरवाजा भी हमेशा के लिए कीलों के से सील कर देती है। उस रात जब मैरी फ्रेंच क्लास खत्म करके अपनी कार की तरफ आती है तो उसे स्टीवन का रिफ्लेक्शन अपनी कार पर दिखता है। वो बहुत ही डर जाती है और सीधे जॉन को बुलाकर लाती है, लेकिन जब जॉन कार चेक करता है तो उसे वहां कोई नहीं दिखती। जॉन मैरी को
लेकर अपने पेरेंट्स के रेस्टोरेंट जाता है ताकि वो वहाँ कुछ देर रिलैक्स कर सके। आखिर काफी दिनों बाद आज मैरी ने किसी से खुश होकर बात की थी। जॉन कुछ देर साथ बिताते हैं। उसके साथ बिताने के बाद उसे उसके घर तक भी ड्रॉप करता है और फिर निकल जाता है। मैरी जैसे ही अपने घर के अंदर जाती है उसे वहां स्टीवन दिखता है जो उसको डराना शुरू कर देता है। इतने में ही जॉन वापस से दरवाजा पर आता है, पर एक्चुअली वो अपना जैकेट मैरी के पास भूल गया था। जॉन को देखकर स्टीवन वहां से चुपचाप निकल जाता है। तभी जॉन मैरी को सलाह देता है कि अगली बार उसे ये बात कोड में रखनी चाहिए और वो दरवाजा भी ठीक कर देता है जहां से स्टीवन अंदर आया था। अगले दिन जब मैरी को लैंड ओनर से बात करनी थी तब उसके फोन में ठीक से नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो एट लास्ट मैरी को वहां लैंडलाइन का स्विच लगाना ही पड़ता है। उस रात तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगले दिन जब मैरी जॉन से बात कर ही रही थी तभी एक बार फिर से फोन की घंटी बजती है और इस बार जब मैरी फोन उठाती है तब रोज उसे इनडायरेक्ट वे में थ्रेट देती है कि अगर उसने उसका फोन कॉल को अवॉइड किया तो वो उसे और उसकी मॉम को नुकसान भी पहुंचा सकती है। उस दिन जब मैरी सफाई करते वक्त अपनी चाइल्डहुड एल्बम देख रही थी तभी उसे हर फोटो में अपने पीछे एक लेडी दिखती है और रोज मैरी समझ जाती है कि यह और कोई नहीं बल्कि रोज है। इस बार तो मैरी लिटरली पैनिक करने लगती है और सीधा जॉर्ज के पास जाके उससे पूछती है कि 1979 के वक्त उसके घर में कौन रह रहा था। इस पर जॉर्ज भी उसे बताता है कि उस समय रोज लेजर नाम की एक लेडी यहाँ रहती थी। वो इतनी अकेली और सैड रहने लगी थी कि बाद में उसने सुसाइड कर लिया। एक दिन अचानक उसकी मौत से पहले उसका हस्बैंड भी गायब हो गया था, लेकिन मैरी को तो पता था कि वो भी गायब नहीं बल्कि रोज ने उसका मर्डर कर दिया था। मैरी पब्लिक लाइब्रेरी मोर्चरी में पता करती है, लेकिन रोज की डेथ से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट या डेथ सर्टिफिकेट उसे नहीं मिलता। अब ये कैसे पॉसिबल है? अगर रोज ने सुसाइड किया था तो एटलीस्ट कोई न्यूज़ आर्टिकल तो होना ही चाहिए था। मैरी ये सारी बातें जॉन को बताती है तो जॉन उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। जॉन को लग रहा था कि मैरी का हस्बैंड उसे परेशान करने के लिए ये सब कर रहा है। मैरी का मूड ठीक करने के लिए वो उसे उस दिन टाउन फेस्ट में लेकर जाते हैं, जहां जाकर दोनों काफी एंजॉय करते हैं। मैरी भी अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूलकर जॉन के साथ एंजॉय करने लगती है। जॉन मैरी के लिए एक रेड कैप भी खरीदते हैं। जब मैरी राइड पर एंजॉय कर रही थी तब उसके हाथ से वो रेड कैप छूट जाती है और कहीं गुम हो जाती है। इसके बाद दोनों अपने घर चले जाते हैं और मैरी भी अपने घर वापस आ जाती है। अगले सीन में कोई मैरी के दरवाजे पर नॉक करता है और जब मैरी दरवाजा खोलती है तो उसे वही रेड कैप अपने सामने मिलती है। लेकिन ये रेड कैप यहाँ कैसे है? ये रेड कैप तो उसने वही फेस्ट में छोड़ दी थी। हम व्यूअर्स ही सोच ही रहे थे तभी हमें वही शैडो में एक लेडी दिखाई जाती है। अगली सुबह जब मैरी सो रही थी तब रोज एक बार फिर से फोन करती है और पूछती है कि कल रात मैरी कहाँ थी। तो मैरी उसे बताती है कि वो जॉन के साथ थी। रोज जॉन के बारे में बात करना शुरू कर देती है, लेकिन इस बार मैरी रोज को मैनिपुलेट करना स्टार्ट करती है। वो रोज से झूठ बोलती है कि उसने उसे कल एक हॉस्पिटल में पागलों की हालत में देखा है। उसकी कंडीशन इतनी बुरी थी कि वो मैरी से बात भी नहीं करती। हम समझ पाते हैं कि मैरी रोज से ऐसा इसीलिए कह रही है ताकि रोज अपने फ्यूचर के बारे में सुनकर डिप्रेस्ड हो जाए और उसका पीछा भी छोड़ दे। और जॉर्ज ने तो बताया ही था
कि वो सैड रहती थी, जिसकी वजह से उसने सुसाइड भी तो कर लिया। मैरी भी ऐसा ही चाहती थी। अगले दिन जब रोज फिर से मैरी को फोन करती है, लेकिन अब तक रोज समझ चुकी थी कि मैरी ने उससे झूठ बोला है। वो मैरी को गार्डन में पेड़ के नीचे पिकअप करने को कहती है और फोन काट देती है। जब मैरी पेड़ के नीचे पिक करती है तो उसे वहां किसी की कटी हुई उंगली मिलती है, जिसे देखकर मैरी समझ जाती है कि यह औरत सच में ही पागल है। मैरी ये सब जब जॉन को दिखा रही थी तभी फिर से फोन बजता है, लेकिन इस बार जॉन फोन को उठाता है। रोज जॉन को बोलती है कि उसके बारे में जिसने भी मैरी को बताया था अब वो उसे नहीं छोड़ेगी, और फोन काट देती है। ये सुनते ही मैरी सीधे जॉर्ज के दरवाजे पर जाकर उसका नाम पुकारने लगती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है तो अंदर से जॉर्ज नहीं कोई लेडी बाहर आती है, और जॉर्ज के बारे में पूछने पर वो बताती है कि वो किसी भी जॉर्ज को नहीं जानती। सबसे बड़ा शॉक तो मैरी को तब लगता है जब जॉन भी मैरी को बताता है कि वो भी किसी जॉर्ज को नहीं जानता। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पास्ट में अगर कुछ भी चेंज होगा तो उसका असर फ्यूचर पे पड़ेगा। रोज ने जरूर पास्ट में जॉर्ज को मार डाला होगा, जिसकी वजह से उसका एग्जिस्टेंस फ्यूचर से भी गायब हो गया। मैरी की खराब कंडीशन को देखकर जॉन उसे उस रात अपने घर ले जाता है। जॉन मैरी को कल सुबह वो घर छोड़कर अपनी मॉम के पास जाने के लिए भी कहता है। बातों बातों में दोनों इतने क्लोज आ गए थे कि बाद में वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। अगली सुबह जॉन एक बार फिर से मैरी को वो घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट करने के लिए कहता है, और इस बार मैरी मान जाती है। मैरी वापस घर आती है और सामान पैक करना शुरू कर देती है। तभी जॉन का कॉल आता है, जो उससे कुछ देर में पार्क में मिलने के लिए कहता है। मैरी पार्क में काफी देर तक जॉन का इंतजार करती है और उसका फोन भी ट्राई करती है, लेकिन ना तो जॉन आता है और ना ही फोन उठाता है। तभी मैरी उसके पेरेंट्स के रेस्टोरेंट जाकर पूछती है, लेकिन जॉन का नाम सुनते ही उसके पेरेंट्स सरप्राइजिंगली मैरी को देखने लगते हैं। तभी मैरी को पता चलता है कि जॉन की मौत तो 1979 में ही हो चुकी है, लेकिन मैरी को इस बात पे यकीन नहीं आता। भागती है सेमेंट्री की तरफ, वहां जाकर उसे छोटे जॉन की कब्र दिखती है। अब ये देखकर तो मैरी को भी यकीन हो जाता है। वो जॉर्ज को याद करने लगती है और बहुत रोती है। ये सीन सच में ही इस फिल्म का काफी शॉकिंग सीन है, लेकिन अभी तो बस शुरुआत है। आगे बहुत सारे शॉक मिलना भी बाकी है। मैरी घर जाकर दीवार को तोड़ती है और उसे बॉबी और जॉर्ज और छोटे जॉन की लाश मिलती है। तभी फिर से रोज का फोन आता है और अब मैरी उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी रोज मैरी को पास्ट की मैरी यानी छोटी मैरी से बात कराती है। मैरी रोज से छोटी मैरी को जाने देने की भीख मांगने लगती है, लेकिन रोज उस छोटी सी बच्ची के शरीर पर गर्म तेल गिरा देती है, और जिसका असर यहाँ फ्यूचर में भी मैरी के शरीर पर दिखता है। मैरी के शरीर पर चलने के निशान पड़ने लगते हैं और पूरा घर दर्दनाक आवाज से गूंज उठता है, और सीन यही कट हो जाता है। अगली सीन में हमें मैरी को दिखाया जाता है। मैरी अब तक अपना सब कुछ खो चुकी थी। वो एकदम डेवास्टेटेड हालत में थी। तभी फिर से रोज का फोन आता है, लेकिन इस बार मैरी बड़ी ही पोलाइटली मेरे से बात करती है और वो रोज को बताती है कि कल छोटी मैरी का बर्थडे है, तो रोज बॉलिंग एली में उसकी बर्थडे पार्टी में जाए, और रोज भी जाने के लिए मान जाती है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि 1979 में उस दिन बॉलिंग एली में आग लगी थी
जिसमें सभी लोग मारे गए थे। इसलिए मैरी ने रोज को वहां जाने के लिए कहा ताकि वो भी उस आग में चल जाए और मर जाए। उसने पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी। मैरी खुश हो रही थी कि अब उसका पीछा रोज से छूट जाएगा, लेकिन तभी फिर से फोन बजता है और रोज फोन पर मैरी को बताती है कि उसकी बस छूट गई, जिससे वो वहां नहीं जा पाई। लेकिन रोज को पता लग गया था कि मैरी ने उससे मारने की कोशिश की है और मैरी पे काफी गुस्सा होती है, लेकिन एक वियर्ड सी हंसी के साथ वो मैरी को बोलती है कि आज उसके घर पर कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाला है। तभी मैरी के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। मैरी जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए जाती है, तभी फ्यूचर की रोज उस पर हमला कर देती है। हमें पता लगता है कि इतने दिनों से जो लेडी मैरी का पीछा कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि रोज ही थी। मैरी भागते हुए अंदर आती है और दरवाजे को ब्लॉक कर देती है। उधर फोन पर छोटी मैरी के पीछे भी रोज पड़ चुकी थी। वो उस छोटी सी बच्ची को भी मार डालना चाहती थी, जिसको बचाने के लिए मैरी उसको एक चाकू लेकर रोज को मारने के लिए कहती है और छुप जाने के लिए भी कहती है। इसी भागदौड़ी में इस मैरी के पैर में एक नाइफ घुस जाता है और वो बहुत ही ब्लीडिंग होने लगती है। तभी फ्यूचर रोज अंदर आने लगती है और मैरी बाथरूम में छुप जाती है, मानो मौत का खेल चल रहा हो। वो लगातार छोटी मैरी को छूकर रोज पर हमला करने के लिए कह रही थी। तभी फ्यूचर की रोज बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और हमें पहली बार रोज का चेहरा देखने को मिलता है। वो मैरी को मारने ही वाली थी, तभी फोन में से किसी की चीख सुनाई देती है और यहाँ फ्यूचर की रोज गायब हो जाती है। सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाता है। इसका मतलब छोटी मैरी ने वहां रोज को मार दिया, जिससे यहाँ फिर रोज का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। मैरी छोटी मैरी को शांत करती है और वापस उसको अपने घर जाने के लिए कहती है। आखिर आज मैरी ने रोज से पीछा छुड़वा ही लिया। इतना सब कुछ होने के बाद मैरी रात में थोड़ा रिलैक्स होकर डिनर करने बैठी ही थी कि तभी स्टीवन वहां आ जाता है और मैरी पर हाथ उठाता है। मैरी उसको आखिरी बार बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन स्टीवन नहीं मानता और हम मैरी को उसको लगातार घूरते हुए देखते हैं और सीन यहीं कट हो जाता है। सीन की शुरुआत होती है मैरी को एक वियर्ड सा गाना गाते हुए देखने पर। वो वही दीवार को वापस से बना रही थी जिसको उसने पहले तोड़ा था, जिसके पीछे रोज ने जॉर्ज, बॉबी और छोटे जॉन की लाश छुपा रखी थी। इसका मतलब मैरी ने भी स्टीवन को मार डाला, जैसा रोज ने बॉबी के साथ किया था। आज उसने अपनी दोनों परेशानियों से पीछा छुड़वा ही लिया। जैसा रोज ने किया था, आज वैसा मैरी ने भी किया है। यहीं पर हमारी फिल्म खत्म हो जाती है। एंड दी एंड। आपको क्या लगता है, मेरी विक्टिम थी या फिर मर्डर? अपनी थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मुझे ये कहानी बेहद पसंद आई। इस टाइप का कंटेंट और सिनेमा बहुत ही कम देखने को मिलता है। एटलीस्ट ये वन टाइम वॉच तो जरूर है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो।